हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 16 अगस्त 2025 के एपिसोड में हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक से। स्टैंडर्ड एंड पोर्स अपग्रेड्स इंडियाज क्रेडिट रेटिंग। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग के बारे में। आपने न्यूज़ में सुना होगा स्टैंडर्ड एंड पोर्स ने इंडिया का क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किया है, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये क्रेडिट रेटिंग होती क्या है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है किसी कंपनी या गवर्नमेंट कितनी भरोसेमंद है लोन वापस करने के मामले में। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों को सिविल स्कोर होता है, जो दिखाता है कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड या लोन टाइम पे रिपे किया है या नहीं। अगर रेटिंग या स्कोर अच्छा है तो बैंक या इन्वेस्टर तुरंत लोन देने को रेडी हो जाते हैं, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर। लेकिन अगर स्कोर या रेटिंग लो हो तो ये लोन नहीं मिलेगा या इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा लगेगा। सोच के देखिए, अगर आप बैंक होते तो आप किस कस्टमर को लोन देना पसंद करते? जिसका रिकॉर्ड साफ हो या जिसका पास्ट में डिफ़ॉल्ट हुआ हो? बस क्रेडिट रेटिंग इसी ट्रस्ट को नंबर्स में दिखाता है। क्रेडिट रेटिंग दो तरह के बोरोवर्स के लिए होता है। कॉर्पोरेट्स जैसे टाटा और रिलायंस डोमेस्टिक और फॉरेन बोरोइंग के लिए। दूसरा हो गया सोवरेन गवर्नमेंट जैसे भारत सरकार इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के से लोन लेने के लिए जो होता है। इंडिया में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रजिस्टर्ड है। पहला हो गया क्रिसिल, फिर इक्रा, केयर, स्मेरा, फिच इंडिया, ब्रिकवॉक रेटिंग्स। लेकिन ग्लोबली जो 3 बड़ी एजेंसीज है उनमें आती है फिच रेटिंग्स, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, स्टैंडर्ड एंड पोर्स जिसे S&P भी कहा जाता है। ये तीनों मिलकर लगभग 95% ग्लोबल रेटिंग बिजनेस कंट्रोल करता है। अब स्टैंडर्ड एंड पोर्स ने 18 इयर्स के बाद इंडिया का रेटिंग BBB- से BBB कर दिया है विद अ स्टेबल आउटलुक। इसका मतलब है इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल है और डिफॉल्ट होने का चांसेस कम है। स्टैंडर्ड एंड पोर्स ने इंडिया को अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड कहा है और 2025 से अगले 3 साल तक भारत की GDP ग्रोथ 6.8% रहने की एस्टिमेशन दिया गया है। एक और पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ इंडियन गुड्स पर 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन स्टैंडर्ड एंड पोर्स के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी का 60% ग्रोथ डोमेस्टिक कंजम्पशन से आता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ कुछ सीरियस चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पोर फोरसाइट होते हैं। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में इन्हीं बड़ी एजेंसीज ने ऐसा बैंक को हाई रेटिंग दे दी थी जो कुछ टाइम बाद कोलैप्स हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे लेहमैन ब्रदर्स को याद करिए, जिसे सेफ बताया गया था लेकिन वो बैंकरप्ट हो गया। दूसरा इशू है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सोचिए, अगर किसी कंपनी का रेटिंग बनाना है और पैसे भी वही कंपनी आपको दे रहा है, तो क्या सच में इम्पार्शियल रेटिंग पॉसिबल है? इसी वजह से कई बार रेटिंग एजेंसीज बायस्ड हो जाते हैं। तीसरा चैलेंज है बायस अगेंस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने भी ये पॉइंट उठाया था कि इन रेटिंग्स में डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर किया जाता है, जबकि इंडिया जैसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज को अनफेयरली लो रेटिंग मिलता है। और एक और दिक्कत है नॉन ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया। रेटिंग देते वक्त कई बार पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी जैसे सब्जेक्टिव चीज़ों को 50% तक वेटेज दिया जाता है, जो क्लियर पैरामीटर्स नहीं होता। अब सवाल उठता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहले पेमेंट का मॉडल चेंज होना चाहिए। जो रेटिंग दे रहा है उससे पैसा लेने की जगह कोई थर्ड पार्टी जैसे पोटेंशियल इन्वेस्टर पेमेंट करे। दूसरा हो सकता है कि एक ग्लोबल लेवल रेगुलेटर होना चाहिए। जैसे इंडिया में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया है, वैसे ही ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग्स के लिए भी कोई बॉडी होनी चाहिए। तीसरा, अगर कोई रेटिंग एजेंसी जानबूझकर गलत रेटिंग देती है तो उस पर हैवी पेनल्टी लगनी चाहिए। और लास्ट में इंडिया ने ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक न्यू अनबायस्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाने का सजेशन भी दिया है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का पर्सपेक्टिव भी ध्यान में रखे। आपके यूपीएससी के लिए ये टॉपिक जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस से डायरेक्ट लिंक में है। इस टॉपिक पर एक प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो।
चलिए अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, समुद्रयान मिशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक इंस्पायरिंग अपडेट है अभी ये। 2 इंडियन एक्वानॉट्स ने अटलांटिक ओशन में डीप सी डाइव किया। कमांडर रिटायर्ड जतिंदर पल सिंह ने 5002 मीटर तक डाइव किया और आर रमेश जी ने 4025 मीटर तक डाइव किया। इसके लिए फ्रेंच सबमर्सिबल जिसका नाम नौटिले है उसे यूज़ किया गया था। पहले इंडिया का सबमरीन सिर्फ 500 मीटर्स तक जाते थे, तो ये एक काफ़ी बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है अभी जो हाल ही में ये हुआ। इसका पर्पस है इंडिया के समुद्रयान मिशन की प्रिपरेशन। समुद्रयान का एम है थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स डीप समुंदर के अंदर जाके रिसोर्सेज जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, गैस हाइड्रेट्स को एक्सप्लोर करना। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। अब चलिए देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अभी इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 ने एक टर्म यूज़ की थी, चक्रव्यूह चैलेंज। इसका मतलब था बिजनेसेस इंडिया में मार्केट में तो एंटर कर जाते हैं, लेकिन जब उनका बिजनेस फेल हो जाते हैं तो एग्जिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद एंट्री तो फ्री हो गई थी, लेकिन एग्जिट अभी भी कॉम्प्लेक्स थी और इसी वजह से बैंकरप्ट कंपनीज को बंद होने में 4 साल से ज़्यादा लग जाते थे, जबकि अमेरिका में ये प्रोसेस 6 से 9 महीने तक कंप्लीट हो जाता है। ये कोर एक सॉल्यूशन था उस पुरानी समस्या का जिसे इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 ने चक्रव्यूह चैलेंज कहा था। एसेट्स वेस्ट होते थे, इन्वेस्टर्स का पैसा फंस जाता था और बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते ही जा रहे थे। इसी इशू को सॉल्व करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 लाया गया। अब अगर कोई कंपनी, मान लीजिए कंपनी ये लोन रिपे नहीं कर पाती है तो इसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट। ऐसे में जो पैसा देना था क्रेडिटर्स जैसे बैंक्स या इन्वेस्टर्स, वो सीधा जा सकता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के पास। अब NCLT क्या करता है? सबसे पहले वो कंपनी को एक लीगल नोटिस भेजता है जिसमें कहा जाता है कि 10 दिन के अंदर पैसा चुका दो। अगर कंपनी 10 दिन में रिस्पॉन्स नहीं देती या पैसा नहीं चुकाती तो फिर उसके खिलाफ रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर बनती है एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जिसमें वो लोग होते हैं जिनका कंपनी के ऊपर पैसा बाकी है। अगर इनमें से 66% मेजॉरिटी डिसाइड करे कि कंपनी को चलाया जा सकता है तो उसके लिए एक रिवाइवल प्लान बनता है। और अगर लगता है कि कंपनी को बचाने का पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसे लिक्विडेट कर दिया जाता है, यानी बेचकर पैसा रिकवर किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हैंडल करता है एक एक्सपर्ट जिसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल इंश्योर करता है कि प्रोसेस फेयर हो, फास्ट हो और लॉ के मुताबिक हो। टाइमलाइन भी फिक्स किया गया है। बड़ी कंपनीज के लिए पूरी रिजोल्यूशन प्रोसेस 330 डेज के अंदर कंप्लीट होना चाहिए और अगर कोई छोटी कंपनी है या स्टार्टअप है तो उनके लिए एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस है जो 90 डेज में कंप्लीट होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने से इसे 45 डेज तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। सोच के देखिए, पहले जहां एक कंपनी को बंद करने के लिए 4 साल से ज़्यादा लगते थे, अब वही काम 1 साल से कम में हो रहा है। ये कोड एक मेजर रिफॉर्म था जिसका सीधा इम्पैक्ट हुआ इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पर भी। लेकिन चैलेंजेस अभी भी है। कई केसेस 330 डेज से ज़्यादा टाइम लेता है। रिकवरी रेट कुछ सेक्टर्स में बहुत कम है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में स्टाफ शॉर्टेज और कैपेसिटी इश्यूज है। अब हाल ही में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2025। इसका एम है एडमिशन प्रोसेस को फास्ट बनाना, कोर्ट के बाहर रिजोल्यूशन का ऑप्शन देना, ग्रुप इंसॉल्वेंसी और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को अलाउ करना। ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए अब चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज फ्री AI विजन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जिसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी फ्री AI। इसका एम है फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करना और सेफ और एथिकल तरीके से इसको यूज़ करना। फ्री AI फ्रेमवर्क में 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिसे 7 सूत्रस कहा गया है। 26 एक्शनेबल रिकमेंडेशंस है जो 6 स्ट्रेटेजिक पिलर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में।
टिल देन दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।